स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन देखने वाले हैं। इसके पूर्व की वीडियो में आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताया गया था रिलेशन के लिए, किसी संबंध के लिए। आज यहाँ पर फंक्शन के लिए हम लोग डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है ये देखने वाले हैं। डोमेन जिसको हम लोग हिंदी में प्रांत कहते हैं, रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं और कोडोमेन को क्या कहते हैं, स्थान। देखिए, जब रिलेशन के बारे में हमने बताया तो वहां तो प्रांत और परिसर बहुत आसान था, लेकिन जब फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो कई बार आसान होता है तो कई बार कुछ कठिन भी होता है। तो फंक्शन के बारे में डोमेन और रेंज निकालना काफी मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि कोडोमेन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों चीजें कुछ कई बार कठिन भी हो जाती है, कई बार सरल भी हो जाती है। वो फंक्शन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन किस प्रकार का है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि डोमेन क्या है। जैसे फंक्शन है आपका जो दिया गया है ए से बी में, इस प्रकार है कि y बराबर f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर एक तौर पर अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि आप अगर हमने ये बता दिया कि ए से बी में है तो आपको हमने डोमेन बता दिया। अगर हमने आपसे कह दिया कि फंक्शन ए से बी में है तो डोमेन तो हमने आपको पहले से ही बता दिया। डोमेन क्या ए, ठीक है, ए को ही क्या कहेंगे हम, डोमेन कह देंगे। यहाँ पर लिखा गया है समुच्चय ए को f का डोमेन कहते हैं। परंतु अब ए के अंदर कौन सी से अवयव आएंगे, ए में क्या विशेष गुण होगा उसको भी जानना, क्योंकि हो सकता है कई क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए कि आप डोमेन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो उसमें तो आपको दिया नहीं रहेगा कि f a से b में फंक्शन है। अगर दिया होगा तो कोई बात नहीं, डोमेन पूछा ही नहीं जाएगा वहां पर। लेकिन अगर नहीं दिया तो उस कंडीशन में आपको यह भी जानना चाहिए कि ए में कौन सा विशेष गुण होगा, समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, समुच्चय ए में x के ऐसे मान उपस्थित होते हैं जिन पर फलन f का मान परिभाषित हो, वास्तविक हो, होने के साथ ही साथ समुच्चय b में उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम सेट A को फलन का डोमेन कहेंगे, प्रांत कहेंगे, तो उस कंडीशन में बात यह आएगी कि x का जितने भी मान हम फंक्शन यानी f ऑफ x में रखें तो f ऑफ x परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होने का मतलब जैसे मान लीजिए 1/, जैसे इसी में देखिए 1/x + 4 दिया गया है। अब हम कहेंगे x का मान माइनस का 4 रख दो, इसका मान -4 रख दिया तो क्या हो गया, -4 + 4 अर्थात 0, तो हर 0 हो गया, तो 1/0 अपरिभाषित। तो यहाँ पर -4 पर परिभाषित नहीं, अर्थात -4 को डोमेन में नहीं रखा जाएगा। ठीक, अभी इसको बताने भी वाले हैं। अभी तो एक उदाहरण के तौर पे ये तो रही परिभाषित की बात, या और भी बहुत सी कंडीशन जिसमें परिभाषित ना हो। वास्तविक की बात, जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है f(x) √ (2). अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या जो है वास्तविक नहीं होती। अंडर रूट के अंदर हमेशा जो संख्या आनी चाहिए वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, सपोज करिए लिख दिया √-4, तो अब ये -4 कर दिया ना, इसलिए ये संख्या कैसी है, काल्पनिक हो गई, ये वास्तविक नहीं है। अगर यहाँ पर हम +4 होता, केवल इतना लिखा होता, तो ये वास्तविक संख्या थी, लेकिन ये क्या है, काल्पनिक। इसका मतलब क्या है कि -4 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको जानकारी मिलती है कि अंडर रूट के अंदर जो है वो आपका निगेटिव मान नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसीलिए हमने कहा कि x - 2 का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। अंडर रूट 0 मतलब 0, तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं। तो वही बात करें कि x के ऐसे मान यहाँ पर a में आएंगे जिसके लिए f क्या हो, परिभाषित। जैसे परिभाषित का हमने एक एग्जांपल, ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं और भी कंडीशन हो सकती है। वास्तविक हो, अर्थात जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल दिया, तो परिभाषित भी हो, वास्तविक भी हो, और इसके साथ ही साथ होने के साथ ही साथ समुच्चय B में उपस्थित होता है। मतलब आपने डोमेन से तो रख दिया, ठीक है, परिभाषित है, मान लीजिए किसी मान को रखने पर आपका
आपने में वो मान है, आपने कहा ठीक है इसको हम डोमेन में रखेंगे। अब x बराबर मान लीजिए 2 रख रहा है किसी फंक्शन में, और 2 रखने पर वहां पर जो y का मान आ जाता है, अर्थात x का मान आ जाता है वो 4 आ जाता है। सपोज करिए 2 रखने पर 4 आ गए। अब 4 अगर आपका कोडोमेन में उपस्थित नहीं है, अर्थात b में उपस्थित नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि 2 नहीं रख सकते। या आपने रिलेशन में भी पढ़ा कि हम वही क्रमिक में यहाँ पर रखते हैं, इसमें पहला अवयव अगर रखा जा रहा है तो दूसरा अवयव तो कहाँ से होना चाहिए? बी से होना चाहिए। पहला अवयव ए से होना चाहिए, दूसरा अवयव बी से। अब मान लीजिए ए से हम कोई अवयव रखें और उसके लिए बी में कोई अवयव हो ही ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अनिवार्य है कि जो भी हम डोमेन बताएंगे उसमें x के वो मान हम रखेंगे कि जिनके लिए f क्या परिभाषित हो, वास्तविक हो, और इसी के साथ ही साथ उस पर अगर हम फंक्शन का मान निकालेंगे तो वो समुच्चय b में क्या होना चाहिए? उपस्थित होना। रेंज के बारे में बात करें कि रेंज क्या होता है। समुच्चय a से, अब आपने a से मतलब आपने अब डोमेन पता कर लिया, ठीक है, a से कहने का मतलब यहाँ पे डोमेन आपको दिया ही गया कि a है डोमेन, ठीक है। लेकिन अगर डोमेन नहीं दिया गया तो आपने डोमेन ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब जब आपने डोमेन ज्ञात कर लिया तो क्या होगा? अब मान लीजिए डोमेन a है, तो समुच्चय a से x के सभी मानों को f में रखने पर प्राप्त मानों का समुच्चय f का रेंज है। अब डोमेन में जितने भी अवयव हैं उन सभी को हम एक एक करके फंक्शन में रखें, और वहां से फंक्शन में रखने पर f ऑफ x का मान प्राप्त होगा, अर्थात y का मान प्राप्त हो जाएगा, और वो जितने भी मान प्राप्त होंगे उनको उनका एक समुच्चय बना दें, तो वो जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। कोडोमेन की बात करें अर्थात सब की बात करें तो समुच्चय b को ही f का क्या कहेंगे? कोडोमेन। तो ये बात तो जैसे कि आपने रिलेशन पढ़ी वैसे ही यहाँ पर, ठीक, कोई विशेष अंतर नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखना, कंपैरिजन करना, तुलना करनी है कि जो आपने रिलेशन में बातें पढ़ी थी और अब यहाँ फंक्शन में पढ़ रहे हैं डोमेन रेंज, तो कुछ अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ अंतर है। देखिए अगर इनको हम अंतर के रूप से समझें, कंपैरिजन करें, तो वहां पर अंतर देखिए ये था कि चूंकि रेंज जब हम लोग रिलेशन की परिभाषा बताते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि नहीं a का प्रत्येक अवयव का संबंध b के अवयव से होना, मतलब ऐसे अवयव हो सकते हैं जो एक में ऐसे कुछ अवयव हो सकते हैं जिनका कोई संबंध ना हो, रिलेशन में हम ये कह रहे हैं। लेकिन जब हम फंक्शन में कहते हैं तब अनिवार्य हो जाता है कि a के प्रत्येक अवयव का संबंध b के अवयव से होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर केमिस्ट्री के रूप में आपको रिलेशन दिया होता था तो वहां पर आपको कह दिया जाता है कि जो पहले जितने भी क्रमिक में हैं उनके पहले घटक जो हैं उनका जो समुच्चय होगा वो डोमेन कहलाएगा, और जो दूसरे घटक होंगे उनका समुच्चय क्या कहलाएगा? रेंज। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन जो है हमें इस प्रकार से दे दिया जाता है, अर्थात क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में फंक्शन हमारा दिया होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि क्रमिक युग्म का कोई नामो निशान नहीं होता है, कुछ ऐसे दे दिया जाता है या फिर कुछ ऐसे दे दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें ये यहाँ पर जो बातें बताई उनका विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्रमिक युग्म के रूप में दिया गया तो बहुत आसान है भाई, हमसे पहले ही बता दिया गया कि f क्या है? एक फंक्शन, और फंक्शन जो है उसमें क्रमिक युग्म में ये व्यवहार है। अब आपको डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, तो फिर वही कंडीशन जो आपने कहाँ पढ़ी है रिलेशन, जितने भी आपके क्रमिक युग्म हैं उनके पहले पहले अवयव, पहले पहले जो घटक हैं उनका समुच्चय आप डोमेन बता दीजिए, और दूसरे दूसरे जो हैं उनका समुच्चय आप ले लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं f जो है इसमें 1 2 2 गामा 3 3 गामा, तो पहला पहला अवयव अगर देखा जाए पहला पहला घटक 1 2 3 1 2 3 को हमने रख दिया तो क्या बन गया? डोमेन। और दूसरा अगर 2 3 4 2 3 4 रख दिया क्या बन गया? यहाँ कोडोमेन की चर्चा नहीं, इसकी कोडोमेन की चर्चा तभी होगी जब इस प्रकार से फंक्शन दिया गया, ठीक है। हम केवल डोमेन और रेंज की चर्चा करेंगे। अगर ऐसा दिया होगा तो फिर स्पष्ट ही हो जाता है कि जी क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बदल दिया गया, जैसे मान लो f a से b में इस प्रकार है, हम फलन है कि 1 1 2 गामा 4। अब जरा देखिए 1 2 पहला है तो 1 2 को बना दिया गया एक
समुच्चय में तो डोमेन आ गया और दूसरा ले लिया जाए 1 है, इधर 4 है तो 1 4 रेंज बन गया। कोडोमेन क्या है तो कोडोमेन यहाँ पर क्या बताएगा ये क्या हो गया। इन प्रश्नों में देखिए यहाँ पर आपका ये बता दिया गया है आपको क्वेश्चन में कि ये क्या है फलन है। यहाँ पर भी क्या बता दिया गया ये क्या है फलन। अगर आपको ये बता दिया जाता है कि ये फलन है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप क्रमिक युग्म के रूप में बताया गया, हमको बता ही दिया गया कि फंक्शन है तो फंक्शन है और क्रमिक युग्मों के रूप में दिया गया है तो फर्स्ट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी क्रमिक युग्म हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो डोमेन में आ कहलाएगा और जो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन कई बार कठिन हो जाता है। हमेशा फंक्शन इसी तरीके से नहीं दिया जाता। ये मान लीजिए कि अब आप जितना भी आगे पढ़ाई करेंगे उसमें आपको इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा जो भी फंक्शन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है। उसमें आपको क्रमिक युग्म नहीं बताया जाएगा। देखिए जब क्रमिक युग्म बता दिया जाता है तब पहचानना आसान हो जाता है, डोमेन निकालना, रेंज निकालना ये सब आसान हो जाता है। लेकिन जब हमें क्रमिक युग्म को रूप में नहीं दे दिया जाता, इस प्रकार से कोई उसके स्पेशल परिभाषा बता दी जाती है तो फिर वहां पर उतनी आसान नहीं होता, वहां थोड़ा सा काम हमारा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 लिया गया है और कहा गया है कि f(x = (2) का डोमेन रेंज ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस पे ही आपको सावधान रहना है क्योंकि फंक्शन है आपका और फंक्शन में आपको यहाँ भी आपका बता ही दिया गया है कि फंक्शन है। फलन शब्द का इस्तेमाल यहाँ कर दिया गया, ये फलन। तो फलन f(x) किसके बराबर है (2). ऐसी कंडीशन में अब आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये बातें बताई गई समुच्चय ए के बारे में उसका ध्यान देना पड़ेगा जब रेंज निकालें, जब डोमेन निकालें, और जब यहाँ पर बताई गई बातें उसका ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा कठिन कार्य शुरू हो जाता है, अभी जबकि ये सब बहुत आसान है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया गया है वो है f(x) = (2). हमें निकालना है डोमेन और रेंज। तो ऐसे कंडीशन में हम ये देखा करते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है उसमें x के कौन कौन से मान रख सकते हैं। ध्यान दीजिए x के कितने मान हैं ऐसे या कौन कौन से मान ऐसे हैं, उन सभी मानों को हम ज्ञात कर लें और उन्हीं का एक समुच्चय बना दिया जाए, ठीक। अब देखिए जब यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया होता है तो आप सेट ऑफ रियल नंबर पर विचार कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर विचार करेंगे कि उसमें से कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं यहाँ रखी जा सकती हैं इसके स्थान पर और कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं इसके स्थान पर नहीं रखी जा सकती। अब ये तो सभी को बताने की आवश्यकता नहीं कि सेट ऑफ रियल नंबर एक अपरिमित समुच्चय अर्थात उसमें इतने अवयव हैं कि हम गिन नहीं। अब हम एक आपसे कहें एक अवयव को आप चेक करिए यहाँ पर रख करके, तो क्या ये संभव है कि आप चेक कर पाए? नहीं संभव है, क्योंकि उसमें अनंत अवयव हैं, अपरिमित रूप से अनंत हैं, गिन ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ चेक कैसे करेंगे? या फिर चेक भी हम करें कभी, मान लीजिए एक बार हमें मान भी लें कि आप बहुत परिश्रम करके चेक कर रहे हैं लेकिन उसमें इतना समय लग जाएगा, तो इतना समय लगने का कोई अर्थ नहीं। तो हमें उस काम को क्या करना है, बहुत सरलता से करना है। तो फिर से विचार कीजिए, अभी हमने क्या कहा कि आपको क्या करना होता है, यहाँ x के ऐसे मान ढूंढने होते हैं कि जिनको रखने पर ये फलन जो है वास्तविक भी बना रहे, परिभाषित भी बना रहे। वास्तविक और परिभाषित तो दोनों बना रहे। और मान कहां से छांटेंगे? जैसे मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू का ढेर लगा हुआ है, कुछ खराब आलू कुछ अच्छा आलू आप खरीदने जाते हैं, तो अब आप जो भी आलू खरीदेंगे उसी ढेर से निकालेंगे, लेकिन आप अपने मन का निकालेंगे। अब ये नहीं कि सड़ा वाला उठा ले, अब जिसको सड़ा खाना होगा वो सड़ा भी ले जाएगा, हम ये नहीं कहते हैं, तो ले जा सकता है। लेकिन अब आप छांटने की जो आपकी परिधि होगी, एक कंडीशन होगा कि बस आपको इसी ढेर में से ही छांटना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपको कंडीशन है कि आपको कहाँ से छांटना है, सेट ऑफ रियल नंबर से छांटना। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ही आपको क्या करना है, छांटना, ठीक है। तो अब देखिए कि सेट ऑफ रियल नंबर में अनंत अवयव हैं, जिस प्रकार से छांटना जो है सरल काम नहीं है। तो क्यों ना हम उल्टा काम करें।
ठीक है, उल्टा काम करने का मतलब ये हो गया। अभी हम क्या छांट रहे थे कि x के कौन कौन से मान हैं जिनको हम रख सकते हैं, तो हम उल्टा सोचे कि कौन से ऐसे मान जो नहीं रख सकते। भाई अगर आप ये देखिए, हमारे पास 10 किलो गेहूं है, उसमें 100 ग्राम गलती से चावल मिल गए। अब किसी को गेहूं और चावल को अलग करना तो क्या करेगा? गेहूं को एक एक बिन करके अलग करेगा कि चावल को बिन बिन करके अलग करेगा? चावल को बिन बिन करके अलग करेगा ना, तो वहां क्योंकि वो आसान है। अरे भाई चावल 100 ग्राम है, गेहूं 10 किलो है, ठीक है, तो वही काम यहां भी करना है। हम x के ऐसे मान ढूंढे जिसमें जिनको रखने पर भाग इसका मान वास्तविक हो, परिभाषित हो। इससे अच्छा है कि हम x के वो मान ज्ञात कर लें कि जिनको रखने पर फलन जो है वास्तविक नहीं हो रहा हो या परिभाषित नहीं हो। उल्टा सोचो तो आसान हो जाएगा, उनको हटा देंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास प्रश्न, ठीक है। तो ऐसी चीजों को देखिए, आपको ये देखना है कि जैसे अंडर रूट लगा हुआ, तो अंडर रूट के अंदर जो है कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती। अब आप ध्यान रखें, अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो हमने लिखा इसीलिए f ऑफ x के वास्तविक होने के लिए अनिवार्य है कि, ठीक है, क्या अनिवार्य है? x माइनस 2 अर्थात जो अंडर रूट के अंदर है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब ऋणात्मक है। देखिए जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है सब 0 से छोटी होती है, ठीक है, और 0 से जितनी बड़ी संख्या होती है वो सब धनात्मक होती है। तो हमें यहाँ पर ऋणात्मक होने के लिए मना किया जाता है, तो इसलिए 0 हो गया 0 से बड़ा। अब देखिए अगर हम 2 को इधर से भेजें इधर, तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 अर्थात इसका मान 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। तो 2 से बड़ा तो आप अनंत तक जा सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक इंटरवल तैयार हो गया, अंतराल तैयार हो गया 2 से कहां तक? अनंत। 2 से अनंत। क्या 2 सम्मिलित है? बिल्कुल सम्मिलित है, क्योंकि r इक्वल का चिन्ह लगा हुआ, बराबर वाला चिन्ह लगा हुआ, 2 को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखिए जब इंटरवल यहाँ लिखा गया है इंटरवल के रूप में, तो इधर क्लोज वाला साइन है और इधर ओपन वाला। आपको पहले भी बता, ध्यान कीजिएगा, जहां इंटरवल पढ़ाया गया वहां आपको बताया गया इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी की तरफ हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल वाला ही साइन बनाते हैं। इसीलिए इधर तो ओपन इंटरवल ही रहेगा, लेकिन इधर क्या रहेगा? क्लोज। क्लोज किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे इसका मान 2 हो सकता है, 2 को भी सम्मिलित करना है, इसलिए यहाँ क्या है? क्लोज। इधर क्या है? ठीक है, तो यही x का मान जो हो सकता है उसी का समुच्चय क्या कहलाएगा? डोमेन। डोमेन ऑफ f हो जाएगा आपका एक इंटरवल, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है पर हम प्रैक्टिस करके हम आसान कर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने वास्तविक शब्द का इस्तेमाल किया, परिभाषित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हम जानते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी वास्तविक अगर हो जाएगा तो परिभाषित तो है ही है। अरे भाई अगर ये हर में कुछ दिया हो, मान लीजिए दिया हो तो 1/√x-2, तो हमें दोनों कंडीशन देखनी पड़ती है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि वास्तविक भी हो और परिभाषित। लेकिन यहाँ पर तो हर में कुछ है ही नहीं, तो हर में कुछ ना, बल्कि हर 0 नहीं हो सकता ना, यही बात है। जब हर कुछ है ही नहीं तो उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। अब आइए हम देखते हैं कि अब हम रेंज कैसे निकालेंगे। देखिए डोमेन निकालना जैसा है वैसे ही रेंज निकालना भी इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या इस्तेमाल की जाएगी? हमने लिखा, माना कि y बराबर है f ऑफ x। f ऑफ x को हमने किसके बराबर मान लिया? y। अगर f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? √x-2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे y का जो मान है वो x के पदों में लिखा हुआ, y का मान x के पदों में लिखा हुआ है। हम इसको उल्टा करते हैं। कैसे करेंगे उल्टा? मतलब x का मान y के पदों में व्यक्त करेंगे। ये लिखा हुआ क्या है? y का मान x के पदों में लिखा हुआ, हम इसका विपरीत कर देंगे। x का मान यानी कुछ इस प्रकार से रीअरेंज करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे कि x का मान y के पदों में। इसके लिए क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो अंडर रूट हटाओ। अंडर रूट का मतलब दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे, इधर हो जाएगा y², इधर से अंडर रूट खत्म, वर्ग खत्म, यानी x - 2 हो जाएगा। -2 को आप इधर भेज दो तो y² + 2 आ जाएगा।
अर्थात x बराबर कितना हो जाता है y² + 2। अब आपका ये नया फंक्शन हो गया। अब आप थोड़ी देर के लिए कुछ सारी चीजें भूल जाइए, जितना आपने ऊपर किया कि आप रेंज निकालने जा रहे हैं ये बातें भूल जाइए। केवल आप इतना याद रखिए कि ये फंक्शन है x बराबर y² + 2 क्या है, फंक्शन है, जिसमें हमें ये चेक करना है कि y का क्या क्या मान रखा जा सकता है और क्या क्या मान नहीं रखा जा सकता। फिर वही बात, अब यह जरा देखिए y² है +2 है, जिसमें स्क्वायर लग जाता है अर्थात उसका मान हम धनात्मक का स्क्वायर करेंगे तो भी धनात्मक आता है, ऋणात्मक का स्क्वायर करते हैं तो भी धनात्मक आता है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखते हैं, y के स्थान पर कोई भी रियल नंबर रखते हैं और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है, और उसमें 2 जोड़ दिया तो भी रियल नंबर है, मतलब इसका मान क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर ही होना, ठीक है। इसके ऊपर से स्पष्ट हो जाता है क्या क्या स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर आप यहाँ रखते हैं तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू r पर x का मान क्या है, कि बात यहीं से खत्म नहीं हो जाती है। अभी तो हमने केवल एक पहलू पर विचार किया है, केवल इसी पर विचार किया है ना, केवल इस लाइन पर विचार किया है। अभी तो हमें यहाँ पर भी विचार करना बाकी है। भाई हमने कह दिया कि y का मान रियल नंबर हो सकता है, तो क्या ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर हम चेक कर रहे हैं कि ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता, धनात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो कहाँ से चेक करें, जो मूल फंक्शन दिया गया जहाँ पर हमने माना था y का, वहां से चेक करें। अब जरा ये देखिए y बराबर क्या, √(x-2), यहाँ क्या लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं, अंडर के पहले तो मतलब प्लस माना जाएगा, कोई चिन्ह नहीं तो क्या माना जाएगा, प्लस, तो मतलब नेगेटिव तो लगा नहीं तो नेगेटिव आएगा ही नहीं कभी, नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब y बिलोंग्स टू r में से आपको क्या हटाना पड़ेगा, नेगेटिव वाले हटा दीजिए, ठीक है, नेगेटिव वाले हटा दीजिए। इसीलिए देखिए हमने लिखा है कि y बराबर √(x-2) से स्पष्ट है कि y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो एक मतलब देखो आपने यहाँ क्या निकाला, इसे का रियल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं ऋणात्मक हटा दीजिए, तो ऋणात्मक हटाने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 0 से बड़ी संख्या है, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक, अनंत, तो 0 से अनंत, 0 को सम्मिलित किया ना हमने, तो इसलिए क्लोज इंटरवल का साइन, और इसको तो सम्मिलित करना ही नहीं होता, तो ओपन इंटरवल रहता ही है, इसलिए रेंज ऑफ f जो है आपका। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, इसमें लिखा गया है कि फलन है आपका f(x) = 1/x+4 का डोमेन और रेंज ज्ञात करिए आप। तो हमने लिखा कि आप देखिए डोमेन वही बात है जो बात हमने यहाँ पर आपको डिटेल में बताई कि x के ऐसे मान देखा जाए या चुने जाएं कि जिनको रखने पर फंक्शन क्या हो, वास्तविक भी हो परिभाषित भी हो, वास्तविक भी हो परिभाषित भी हो। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से छांटें तो बहुत सारे मानों से छांटने से अच्छा है कि हम ये पता कर लें कि क्या नहीं रखा जा सकता, यानी किसको रखने पर वास्तविक नहीं होगा, किसको रखने पर ये आपका परिभाषित नहीं होगा, बस इतना। तो देखिए अंडर वगैरह तो कुछ लगा नहीं, तो वास्तविक वाली बात तो भूल जाइए, केवल परिभाषित की बात ध्यान रखिए। तो परिभाषित कब नहीं होगा, अगर हर 0 हो जाए तो क्या परिभाषित होगा, क्या नहीं होगा ना, अर्थात x+4 0 के बराबर नहीं हो सकता, बात x+4 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने लिखा कि चूंकि f(x) के परिभाषित होने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है कि हर 0 नहीं होगा, और हर क्या है यहाँ x+4 का नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 बराबर का चिन्ह लगाने पर उसको काट दिया जाता है ना, तो ये हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, x+4 डजंट इक्वल टू x का मान 0, x+4 का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब जब x का मान देखो, जब +4 उधर जाएगा -4, लेकिन जो चिन्ह यहाँ पर वही चिन्ह आएगा, यहाँ डजंट इक्वल टू हो तो यहाँ पर डजंट इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो x का मान -4 नहीं हो सकता, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जब बराबर 4 हो जाता तो -4 हो जाता तो हो जाता है x का मान -4 है, और जब बराबर को क्रॉस कर दिया गया इसका मतलब क्या होगा, x का मान -4 नहीं। तो आपको ये करना है कि देखो -4 नहीं हो सकता है इसका, बाकी सब कुछ हो सकता है।
छाट कहाँ से वो छाट रहे थे आप? सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में से आपको क्या करना है कि -4 को हटा देना, बाकी सब कुछ रखे रहना। किसके लिए? डोमेन। इसीलिए हमने लिखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, लेकिन दो समुच्चयों का घटाना किया जाता है ना, a माइनस बी। अब a माइनस बी जब करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? a के ऐसे अवयव जो b में ना। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से घटा देंगे, एक समुच्चय घटा देंगे। कौन सा समुच्चय घटाएंगे? जिसका एक अवयव क्या हो? माइनस। आप केवल -4 लिख कर घटा दो, गलत माना जाएगा। उसके समुच्चय के अंदर कर्ली ब्रैकेट में बंद करिए तो समुच्चय बनाइए। समुच्चय को ही घटाया जा सकता है ना, समुच्चय से किसी संख्या को थोड़ी ना घटाया जाए। आप -4 घटा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। r माइनस, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट होना चाहिए ना, इसलिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर मझले कोष्ठक के अंदर बंद किया गया। तो अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर में से -4 को हटाने के लिए ऐसा लिखना। हमने लिखा कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, इसको पढ़ते ऐसे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -4 को छोड़ते। अब कुछ लोगों को ये लिखना कम पसंद आता है, तो आपको नहीं पसंद आता तो आप ऐसे लिख लीजिए। भाई सेट ऑफ रियल नंबर कहां से कहां तक होता है? -∞ से +∞, लेकिन उसमें -4 को हटाना है बीच से, तो फिर क्या करो? -∞ से -4 फिर यूनियन कर दीजिए, -4 से ∞ कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, -4 में ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल नहीं बनाया, ना तो यहाँ बनाया ना तो यहाँ बनाया। इसका मतलब माइनस का 4 सम्मिलित नहीं है, बस। तो -4 को ही तो हटाना था, चाहे आप ऐसे उत्तर दीजिए चाहे ऐसे, दोनों एक ही बात। खैर ये तो हमारा डोमेन निकल आया। अब हम रेंज पर बात करते हैं। रेंज कैसे निकाला जाएगा? तो माना y बराबर क्या है? f ऑफ x है, और y बराबर कितना हो जाता है? 1/x+4। फिर ये y का मान इसके पदों में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। तो x+4 बराबर कितना हो जाएगा? 1/y। 4 को आप उधर भेज दीजिए तो 1/y माइनस का 4 एलसीएम y आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 - 4y/y। अब आप फिर विचार करिए, थोड़ी देर के लिए ऊपर की सारी बातें भूल जाइए, तो ये बात विचार करिए कि इस स्टेप में y के ऐसे कौन कौन से मान हैं जो हम रखें तो इसका मान जो है वास्तविक संख्या आएगी। मतलब उल्टा सोच लीजिए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा मान है जो नहीं रखा जा सकता, y का ऐसा कौन सा मान है जो नहीं रखा जा सकता। तो क्या बताइए, हम y के स्थान पर 0 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि हर 0 हो जाएगा ना, तो हर 0 नहीं हो सकता है, बाकी तो सब कुछ रख सकते हैं। ये लाइन क्या बताता है? उपयुक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r, परंतु y डजंट इक्वल टू 0। सभी मान रख सकते हैं रियल नंबर के, लेकिन 0 को छोड़कर। पर x का मान क्या है? परिभाषित है, इसलिए y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को हटा दिया गया, लेकिन 0 को नहीं घटाएंगे, उसको 0 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इससे ये भी समुच्चय बन जाए। ठीक है, इसलिए रेंज ऑफ f इक्वल टू, अब इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसे लिख दीजिए, -∞ से 0 और फिर 0 से ∞ देख सकते हैं। यहाँ पर 0 में ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन, ऊपर इंटरवल का साइन, मतलब 0 सम्मिलित ना तो इसमें सम्मिलित है ना तो इसमें सम्मिलित है। 0 को हम हटाना तो हटा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ फंक्शन कैसे याद करते हैं, क्या चीजें हैं, इस पर आधारित कुछ एग्जांपल के माध्यम से सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, ये इतना आसान टॉपिक नहीं है तो आपको इजीली समझ में। ठीक है, तो आप कोई प्रैक्टिस करिए, कोई समस्या होती तो आपको पूछिए।